Hello everyone. So this video is going to be in Hindi, but if you want to watch the English version of this particular reading, you can watch it in our video section. So we have made a complete version of this reading section in English as well. So I'm gonna start it in Hindi now. सो स्वागत है आपका वॉक्सल पर। मैं हूं पीयूष गोयल। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग को, और इसमें रीडिंग डिस्कस होगी जो हम पिछली वीडियो में किया था टेस्ट वन का पैसेज वन, और इस वीडियो में हम करेंगे उसी टेस्ट का सेकंड पैसेज। जैसे आपको पता ही होगा, एक रीडिंग में 3 पैसेजेस होते हैं और ये उसका दूसरा पैसेज है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा हम कैसी शुरुआत करते हैं। हम शुरू करते हैं टाइटल ऑफ द पैसेज को पढ़कर, और उसके साथ अगर सब टाइटल गिवन है तो उसको पढ़कर। उसका फ़ायदा क्या होता है अगर आपको याद हो तो, अगर आपने देखी हो पिछली वीडियो तो मैंने बताया होगा उसमें जी, उससे आपको कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि इस वीडियो में को क्या पढ़ने को मिल इस रीडिंग में सॉरी आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको पढ़ने को मिले। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो पढ़ने को मिल भी सकता है, हो सकता है वो पढ़ने को ना भी मिले। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिना किसी मतलब के परेशान कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस तरह से वोकेबलरी को अपने माइंड में चैनल कर पाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसेज का टाइटल है टू ब्रिटेन। तो इतना तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बट हमें ये पता है कि ब्रिटेन एक जगह है। मार्क रो इन्वेस्टिगेट्स अटेम्प्ट्स टू री इंट्रोड्यूस एल्म्स टू ब्रिटेन। सो हमें ये पता है कि ये कोई पर्सन है मार्क रो। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो जांच पड़ताल कर रहा है किसकी, जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं री इंट्रोड्यूस होता है किसी को दोबारा लेकर आना। एल्व्स एक तरह के पेड़ होते हैं, उनको हम दोबारा ब्रिटेन में लेके आने के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है मार्क रो। इस बारे में हमारे पास होगा। तो इसमें हमें भी बताया गया होगा कि एल्म्स क्या हैं, कौन से पेड़ हैं, क्योंकि हमें हमारी जीके चेक हो नहीं रही। अगर वो नहीं बताएंगे तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ समझने की ये कौन से होते हैं, इसके क्या फंक्शन हैं। मे भी इसमें बताया गया हो, इसमें ये भी बताया गया हो सकता है कि ये कब अब जैसे री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको मतलब क्या था, पहले थे फिर ख़त्म हो गए हैं, अब उसको दोबारा लाने की तैयारी कर रहा है। तो उसमें भी ऐसे की इन्फॉर्मेशन ही गिवन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कुछ समझने के बाद हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन सेट पर। और अगर आप ध्यान दोगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 14 से लेके 26 तक। तो हमें 20 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा इस पैसेज का 14, क्योंकि 13 तक हम कर चुके हैं। अब हम इस सेक्शन में सॉल्व करेंगे 14 से लेके 26 तक। तो अब हम देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चन से डील कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन सेट है 14 से लेकर 18 तक। इसमें हम करेंगे सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा होता है पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन और मैचिंग इंफॉर्मेशन। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इसमें हमें ये चीज़ें पढ़कर ढूंढना होता है कि कौन से पैराग्राफ में ये चीज़ें गिवन है। लाइक अगर किसी पैराग्राफ में, जिस भी पैराग्राफ में इस सेंटेंस के बारे में बात की होगी, ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसी लाइन नहीं लिखी होगी, इसका पैराफ्रेजिंग यूज़ की होगी, इसके सिनोनिम्स यूज़ किए होंगे और थिंग्स लाइक दैट। तो मतलब जिस भी पैराग्राफ में इस चीज़ के बारे में बात की होगी तो उस पैराग्राफ का लेटर हम इसके आगे लगा देंगे। जैसे कि सपोज करो इसका आंसर हमारे अगर ए पैराग्राफ में मिल रहा है तो इसके हम आगे लिख देंगे ए। अगर बी में मिल रहा है तो बी, सी में मिल रहा है तो सी, एंड इसी तरह से हम चलते जाएंगे। दूसरा हमारे पास सेट है 19 से लेकर 23 तक। इसमें हमने करना है लिस्ट ऑफ पीपल को देख दिया हुआ इन्होंने हमें, और हमने मैच करना है ई स्टेटमेंट विद द करेक्ट पर्सन ए, बी और सी। तो हमें ये लिस्ट दी हुई है लोगों, एक सेकेंड, तो हमें ये लिस्ट दी गई है लोगों की। हमने ये देखना है कि किस पर्सन ने कौन सी बात की गई है। तो हम जहाँ पे भी पर्सन का नाम लिखा होगा उसके पास कुछ इन्वर्टेड कॉमास में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो हमने वहाँ पर सिर्फ इसको मैच करना है कि कौन से पर्सन ने कौन सी इंफॉर्मेशन बताई हुई है। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है ये, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती।
अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे इन्वर्टेड कॉमास में तो आप इजीली इसको मतलब समझ पाओगे। अब हम करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। और 24 to 26 हमारे पास जैसे 3 सेट हैं, इसमें 26 क्वेश्चन तक, 26 क्वेश्चन तक। इसमें हमने यूज करना है 1 वर्ड ओनली, मतलब हमें समरी फिल करनी है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हर ब्लैंक के लिए एक वर्ड फाइंड करना है जो पैसेज में गिवन होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको गिवन हो, जैसे ये वाले पैराग्राफ कंटेन्स, अब इसमें अगर आप देखोगे हमारे पास कितने सेक्शंस हैं टोटल, 7। हमारे पास 7 पैराग्राफ्स हैं, बट हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5। और अगर ये देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, नो एनबी में, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। मतलब हम किसी एक अल्फाबेट को, किसी एक लेटर को एक से ज्यादा बार भी हमें यूज करना पड़ सकता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन हो ना, जैसे कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, मे का मतलब क्या होता है, शायद, पक्का नहीं है। बट अगर उन्होंने ये लिख दिया तो आप समझ के चलिए कि 99.9999% आपका लेटर रिपीट होगा ही होगा। 0.0001% चांस है कि शायद आपका लेटर रिपीट ना हो। बट ये लिखते ही तब हैं जब आपके लेटर को रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट होगा ही होगा, बस आपको ध्यान रखना है कि इसके चांसेस थोड़े से हाई होते हैं, लाइक 99.9999% चांसेस हैं कि वो होगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ए पैराग्राफ है, अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि ए पैराग्राफ का आंसर इसमें हो ही हो, क्योंकि हमारे पास 7 पैराग्राफ हैं, क्वेश्चन हमारे पास 5 हैं। अगर चलो हम मान लेते हैं कि लेटर रिपीट नहीं भी होता, तो फिर भी हमारे पास 2 पैराग्राफ तो एक्स्ट्रा है ही हैं, तो इसका मतलब 2 आंसर्स तो हमारे पास आएंगे नहीं। एंड अगर कोई लेटर सपोज करो रिपीट हो गया, तो हमारे पास 3 पैराग्राफ्स भी फालतू हो सकते हैं, हो सकता है 4 पैराग्राफ्स भी फालतू भी। तो हमें घबराना नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ए पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सभी के साथ मैच करेंगे। बट अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा, सपोज करो इसमें अगर हमें किसी पर्सन का नाम मिल जाए, ठीक है, तो हम इसको साथ के साथ वो भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आप जैसे इसको पढ़ लिया, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बी को पढ़ लिया, अगर बी का मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सी को पढ़ लिया, और ऐसे सो ऑन करते रहेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बट अगर आप, जैसे मैंने पहले वीडियो में किया था, कि एक क्वेश्चन को डील करो एट ए टाइम, ज़्यादा माइंड पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है। बट इसमें हम करके देखेंगे कि दूसरी तरह से, कि अगर हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ अगर मिल रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपको ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी कि हाँ मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत इजी लगेगी, बट अगर आप खुद कर रहे होगे और आपको डिफ़िकल्ट लगेगी तो आपने घबराना नहीं है। आपने जैसे आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व करो। जैसे एक इंग्लिश में एक सेइंग है, कहावत है, देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल, कि कोई भी एक ऐसा साइज नहीं बना दुनिया में जो सभी को आ जाए। किसी को एम आता है, किसी को एल, किसी को एक्सएल, किसी को डबल एक्सएल, किसी को स्मॉल, किसी को एक्स्ट्रा स्मॉल। अलग अलग साइजेस होते हैं सभी के लिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सिमिलरली जो आपको टेक्निक इजी लगती है आप उसको फॉलो कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, डिलीजेंटली मेहनत कीजिए पूरे मन लगाकर, ताकि आप उसमें एक तरह से महारत हासिल कर सकें, और जब एग्ज़ाम में वो चीज़ आप करें तो वो आपको डिफ़िकल्ट न लगे करने में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे एंड फिर देखेंगे पहले हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में एक इमेज सी बन जाए। 14th क्वेश्चन, reference to the research problems that arise from there being only a few surviving large elms। अब रेफरेंस का मतलब होता है मेंशन करना, कहीं पर लिखा होना। क्या लिखा होगा, रिसर्च प्रॉब्लम्स, कि हमें प्रॉब्लम्स में कुछ, रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट अराइज फ्रॉम देयर बीइंग, जो किस वजह से उत्पन्न हो रही हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत ही कम, जिनकी गिनती बहुत कम रह गई है, किनकी, सर्वाइविंग मतलब होता है जो बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं बहुत कम गिनती में, लार्ज एल्म, बहुत बड़े बड़े जो एल्म्स के पेड़ हैं अब वो बहुत कम रह गए हैं, जिनकी वजह से हमें रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
15th क्वेश्चन, डिटेल्स ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द वैल्यू ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग एल्म्स टू ब्रिटेन। अब हमें गिवन होगी डिटेल्स, हमें बताया गया होगा किसके बारे में डिटेल्स गिवन होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि बेसिकली कम से कम दो लोग तो होंगे ही, जब अगर आपकी किसी के साथ ओपिनियन नहीं मिल रही, आपके विचार नहीं मिल रहे, तो कम से कम दो लोग तो चाहिए इस काम के लिए। अगर आप अकेले ही हो तो ऑब्वियसली आपके विचार तो अपने होंगे, बट आप किसी के साथ अगर मिलाना चाह रहे हो तो कम से कम तो दो लोग चाहिए। और अब दोनों लोगों के विचारों में, ओपिनियंस में क्या है, डिफरेंस। मतलब जैसे दो पर्सन है ए एंड बी, अब ए पर्सन कुछ और कह रहा होगा उसी चीज के लिए, बट बी पर्सन कुछ और कह रहा होगा। आप एक तरह का समझ के चलिए जैसे हमारे पास डिस्कस बोथ व्यूज होता है, उस तरह का कुछ ये गिवन है। बट किसके बारे में ओपिनियन गिवन होगी, वैल्यू ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग। हमारे पास जब हम अब री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना एल्म्स को ब्रिटेन में, उनकी वैल्यू के ऊपर। मतलब कुछ बंदे कह रहे होंगे या एक पर्सन कह रहा होगा कि यार इसकी कोई फायदा नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट दूसरा पर्सन क्या कह रहा होगा कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, तभी तो वो डिफरेंस होगा। 16, रेफरेंस टू हाउ डच एल्म डिजीज वाज ब्रॉट इनटू ब्रिटेन। अब इसमें लिखा होगा जिस पैराग्राफ में कि हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, हम इसमें क्या क्या बताना कि जो ये बीमारी है डच एल्म डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, डच एल्म जो बीमारी है वो ब्रिटेन में कैसे लाएगी, मतलब उसका कुछ जरिया बताया गया होगा कि वो ब्रिटेन में कैसे अंदर आई। तो जिस भी पैराग्राफ में बताया होगा कि हाँ ये इस तरह से ब्रिटेन में आई, लाइक कोई आदमी लेकर आया, कोई में भी वहां से कुछ बीज इंपोर्ट किए गए, शायद उनमें कोई दिक्कत होगी जिस वजह से वो बीमारी बाकी पेड़ों में फैल गई, कुछ इस तरह का बताया गया होगा कि वो बीमारी ब्रिटेन में कैसे आई। ओके। 17, a description of the conditions that have enabled a location in Britain to escape Dutch elm disease। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब वही होगा, बताया गया होगा किसके बारे में, कंडीशंस के बारे में हमें डिस्क्राइब किया होगा जिसकी वजह से इनेबल करना होता है किसी को समर्थ बनाना। हाँ ठीक है, हमें बताया गया होगा किसी एक लोकेशन के बारे में, एक सेकेंड, किसी लोकेशन के बारे में जिस वजह से उस जगह पर, जिस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, उस जगह के जो वो पेड़ हैं वो एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना, कि वो इस बीमारी से बच गए हैं। मतलब सब सिंपल अगर मैं शब्दों में बताऊं, इसका मतलब है कि किसी एक जगह पर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कंडीशंस मतलब कुछ ऐसी वातावरण है या कुछ ऐसी चीजें हैं इन्वायरमेंट ने, जिसकी वजह से वहां के पेड़ों पर ये वाली बीमारी नहीं पकड़ी। ठीक है, अगला 18, रेफरेंस टू द स्टेज एट विच यंग एल्व्स बिकम वनरेबल टू डच एल्म डिसीज। अब वही रेफरेंस में बोलता है बताना, मेंशन करना, किसके बारे में, द स्टेज एट विच। अब हमें उस बताया गया होगा स्टेज, किसकी स्टेज, यंग एल्व्स। इसका मतलब क्या हो गया, जब वो पेड़ ऑब्वियसली या बीज से बड़ा होगा, जब वो पेड़ यंग एज में आएगा, लाइक जब वो कुछ बड़ा पेड़ होगा, मतलब पूरा बड़ा नहीं भी हुआ, अभी वो बीच में ही है, थोड़ा सा ही बड़ा हुआ है, किस मतलब वो कितने ही देर में होगा, लाइक 6 महीने बाद, साल बाद, कुछ इस तरह से हमें उसकी उम्र बताई गई होगी, जब वो वनरेबल का मतलब होता है जिसको लाइक हानि पहुंचाना बहुत आसान हो। ठीक है, तो जब वो बहुत इजीली, बहुत आसानी से इस डिजीज की जकड़ में आ सकता है। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है वनरेबल, आपने काफी सुना भी होगा, इंसान भी यूज करते हैं। अगर जैसे वो कह रहा है कि आई एम वनरेबल, मतलब उसको हानि पहुंचाना। अब हानि काफी तरीके से पहुंचाई जा सकती है, बेसिकली दो तरीके की हम बात करेंगे, या तो फिजिकली या मेंटली। मतलब अगर आप किसी को शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर बहुत आसानी से आघात पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, तो आप हो गया ये तो बड़ा वनरेबल पर्सन है। ठीक है, इसमें भी बताया गया कि जो वो पेड़ जब वो बहुत आसानी से इस डिजीज का, इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे, हमें उस उम्र के बारे में बताया गया होगा, लाइक आफ्टर 5 मंथ्स, आफ्टर 2 ईयर, समथिंग लाइक दैट, कि जब वो इतने बड़े हो जाएंगे तब वो इस उम्र में उस उम्र में आके बड़ी आसानी से इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो उस पैराग्राफ को हम यहाँ पे आंसर मार्क कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ से।
Around 25 million elms, accounting for 90% of all elm trees in the UK, died during the 1960s and 70s of Dutch elm disease. अब इसमें बताया गया है हमारे पास 25 मिलियन एल्म्स ट्रीज थे, जिसमें से 90% जो ट्रीज है ना वो मर गए। कब मर गए हैं वो? 1960s और 70s में। किस ऑफ मतलब किस वजह से? ये बीमारी की वजह से, जिसका नाम है डच एल्म डिजीज। मतलब इस बीमारी की वजह से हमारे 90% जो पेड़ हैं वो खत्म हो गए हैं। In the aftermath, the elm, once so dominant in the British landscape, was largely forgotten. However, there is now hope that the elm may be reintroduced to the countryside of central and southern England. आफ्टरमैथ होता है किसी चीज के होने के बाद जब का समय होता है ना, तो हम उसको कहते हैं इन दी आफ्टरमैथ। ठीक है, उसका कहना क्या चाह रहा है कि जब वो सारा कुछ हो गया, अब वो बता रहे हैं कि वंस सो डोमिनेट, डोमिनेट होता है जिसका एक क्षेत्र राज हो एक तरह से। वंस मतलब एक बार था, जैसे हम छोटे थे स्टोरीज याद करते थे, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब पुराने टाइम की बात है, किसी पुराने समय की बात है। तो वैसे ही वंस सो डोमिनेट में लगता है कि कभी वो डोमिनेट थे इन ब्रिटिश लैंडस्केप, जो ब्रिटिश के रीजन है, धरती है उसके ऊपर। बट अब उनको लार्जली फॉरगॉटन, हम उनको भूल चुके हैं ज़्यादातर। बट एक बार वो बहुत ज़्यादा गिनती में डोमिनेट थे उस लैंडस्केप में, उस जगह पर। However, but there is now hope the elm may be reintroduced to the countryside of this. बट अब हमें उम्मीद है, एक होप आई है कि हम इनको री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दोबारा लेकर आ सकते हैं इस जगह पर, कंट्री साइड ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंग्लैंड। Any reintroduction will start from a very low base. The impact of the disease is difficult to picture if you hadn't seen what was there before, says Matt Elliott. अब ये पर्सन का नेम है, तो हमारे पास ये पीपल हैं, तो मैट इलियट है, तो हम इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इसको मार्क कर लेंगे, ताकि जब हमें बाद में इसको फाइंड करना पड़े तो हमें बार बार पर्सन को ना ढूंढना पड़े। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आपने सपोज करो इसको बाद में करना है, तो आपको लगता है कि पहले मैं सारे पैराग्राफ्स पढ़ूंगा, ये करूंगा, उसके बाद ये वाले करूंगा। बट तब भी जैसे आप कहीं पर भी कोई पर्सन का नाम पढ़ो तो उसको हाईलाइट कर लो। अगर आप पेन एंड पेपर कर रहे हो तो उसको सर्कल कर लो, उसको अंडरलाइन कर लो, उस पर स्टार डाल दो, जो भी आपके सिंबल, स्पेशल सिंबल डालना डाल दो, ताकि जब आप इस पर्सन को फाइंड कर रहे हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको सारा पैराग्राफ दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप सीधा इस लोकेशन पर जाओ, जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हमारे पास, अब जो भी इन्वर्टेड कॉमर्स में होगा उसको रीड करो एंड देन आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि जब कोई भी हमने री इंट्रोडक्शन करनी है ना, तो वो बहुत थोड़े जगह से करनी होगी, ये नहीं कि एकदम सभी जगह पर लगा दो। द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज इज डिफिकल्ट टू पिक्चर। अब कहते हैं कि जो डिजीज था उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसका असर था, उसको पिक्चर करना, उसको सोचना, उसकी कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। कब? अगर आपने वो अपनी आंखों से सीन मतलब देखा ना हो, मतलब अपनी आंखों से देखा ना हो कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, तो इस हालात में आप इमेजिन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार क्या था और क्या हो गया, क्योंकि आपने कभी वो चीज देखी ही नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? मैट एलियट ऑफ द वुडलैंड ट्रस्ट। यू लुक एट ओल्ड photographs from 1960s and it's only then you realize the impact elms had. They were significant large trees then they were born. कहता कि अब जब आप पुरानी पिक्चर्स को देखोगे जो 1960s के टाइम की थी, क्योंकि वही तभी थे, खत्म होने शुरू हो गए थे 60s और 70s में, मतलब उस समय की अगर आप कोई फोटो देखोगे, पिक्चर देखोगे, आपको तभी रियलाइज होगा उनके इम्पैक्ट के बारे में। किसके? जो एल्म्स का इम्पैक्ट था। वो क्या थे? बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट ट्रीज थे एंड बाद में वो एकदम खत्म हो गए। तभी लिखा था ना, लार्जली फॉरगॉटन, खत्म हो गए। अब आपके पास, जैसे मैं बताना भूल गया, अब आपके पास हर क्वेश्चन के लिए रफली 10 सेकंड्स दूंगा मैं आपको सॉल्व करने के लिए, और उस 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। बट लाइक जस्ट से अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड जब आप आंसर फाइंड कर लें तब आप कंटिन्यू करें
एंड देखें कि आपने सही आंसर देखा है, फाइंड किया या नहीं। एंड अगर नहीं भी किया तो मैं तो बता ही दूंगा क्यों आंसर आ रहा है और कैसे आ रहा है। एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, समय समाप्त। तो अब मुझे बताइए कि 14 से लेकर 18 तक था कोई आंसर इसमें? अब हम क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, अब देखेंगे कि वो आंसर था भी या नहीं। पहला क्वेश्चन 14, इसमें कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बात की गई है कि भी कुछ ही पेड़ बचे हैं इस वजह से हमें रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, इसमें सिर्फ बताया गया कि 1960 और 70 में ये बीमारी आई और जो इतने ज़्यादा पेड़ थे उनको ख़त्म करके ले गई, उनका खात्मा कर दिया। और वो मैट इलियट कह रहा है कि अगर आपने इसको अपनी आंखों से नहीं देखा इस मंजर को, तो आप इसको इमेजिन करना, इसकी कल्पना करना मुश्किल है, नामुमकिन है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें रिसर्च प्रॉब्लम्स की तो कोई बात ही नहीं की गई, तो ये तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। 15, डिटेल्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग, अभी तो री इंट्रोडक्शन की बात ही नहीं कर रहे। अभी देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, देयर इज नाउ होप इट मे बी री इंट्रोड्यूस, बट इसमें दो ओपिनियंस के बारे में नहीं क्या बात की गई कि भाई कोई बंदा कह रहा है कि करना चाहिए, कोई बंदा कह रहा है नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। तो अभी सिर्फ ये बताइए कि हमारे पास होप है, बट अभी इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया कि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है। तो बताया नहीं गया दो अलग अलग लोगों की या दो अलग अलग ग्रुप्स की ओपिनियन, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो ये भी हो नहीं सकता। 16, रेफरेंस टू हाउ डच एल्म डिजीज वाज ब्रॉट इनटू ब्रिटेन, इसमें ये भी नहीं बताया गया कहीं पर भी ब्रिटेन में कैसे लाया गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 17, अब इसमें ये भी नहीं बताया गया कि किसी एक लोकेशन में ये बीमारी नहीं फैली, तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 18, अब इसमें ये भी नहीं है कि कोई उम्र नहीं बताई गई, ना ही हमें कोई यंग गर्ल्स के बारे में बताया गया है कि कुछ ऐसा बात नहीं की गई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं दूसरा सेट देखने वाला हूँ, बट अगर आपको ये डिफिकल्ट लगेगा तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए, अब आप क्या करोगे, आप इसको पढ़ोगे एंड फिर अगेन सभी क्वेश्चंस को इसके साथ मिलाकर देखोगे कि कोई ऐसा कुछ आंसर मिल तो नहीं रहा हमें इसमें। अगर कोई मिल गया तो लगाओगे, अगर नहीं मिला तो ऐसे ही सी पढ़ोगे और उसको मैच करोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बट हम अब क्या करेंगे, हम मैट इलियट है हमारे पास ऑब्वियसली, ये इसको हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वैसी मिल रही है या नहीं। 19th क्वेश्चन, इफ अ ट्री गेट्स इन्फेक्टेड, इसमें बता रहा है कि अगर कोई पेड़ इन्फेक्टेड हो जाए इस बीमारी के साथ, द डैमेज रैपिडली बिकम विजिबल, जो डैमेज है रैपिडली बिकम्स विजिबल मतलब बड़ी जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाता विजिबल होने में। लाइक पेड़ पर वो उसकी निशानी समझ आ जाती है, शायद उसकी जड़ खराब हो जाए, मे बी उसके पत्ते झड़ने शुरू हो जाएं, मे बी उसकी ब्रांचेस टूटनी शुरू हो जाए, मतलब कुछ भी साइंस होंगे वो बड़ी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो कुछ सालों के बाद आएंगे। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली इसने बात की ही नहीं है, मैट ने सिंपल सी बात की है। तो 20th, इट मे बी बेटर, चलो पहले हम, अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर हम देखेंगे कौन सा है कौन सा नहीं। इट मे बी बेटर टू वेट एंड सी इफ द मेच्योर एल्ब्स हैव, चलो एक और काम करते हैं, आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप क्वेश्चंस को रीड करिए। चलो एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं, मैं उसको भी ट्रांसलेट नहीं करूंगा, तब फिर हम देखेंगे हम किसमें मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा। It may be better to wait and see if the mature elms that have survived continue to flourish, कि वो क्या फ्लरिश करना कंटिन्यू कर रहे हैं। देयर मस्ट बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ सम मैच्योर एल्म्स, कहते हैं कि अगर कोई पेड़ बच गए हैं तो उनकी सर्वाइवल मतलब बचना, तो उनकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी कि ये क्यों बच गए हैं। वी नीड टू बी अवेयर दैट इंसेक्ट्स कैरिंग डच एल्म डिजीज आर नॉट वेरी फार अवे, अब ये कह रहा है कि हमें अवेयर होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि जिन इंसेक्ट्स में, जिन कीड़े मकोड़ों में ये बीमारी है, जो ये बीमारी को कैरी करते हैं, वो बहुत दूर नहीं है, नॉट वेरी फार मतलब बहुत दूर नहीं है, बहुत पास ही है हमारे।
You understand the effect Dutch elm disease has had when you see evidence of how prominent the tree once was. कहते कि आपको तभी समझ आएगा, किस क्या समझ आएगा, जो इसका डच एल्म डिजीज का जो इफेक्ट है, जब आप सबूत देखोगे कि ये कितने प्रोमिनेंट थे किसी एक समय पर। ठीक है, तो आपको मैं दे रहा हूँ रफली 10 सेकेंड्स। मुझे बताइए इसमें मार्क इलियट का कोई ऑप्शन आएगी या नहीं, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप, समय समाप्त। अब मुझे बताइए कोई आंसर है? तो अब 19 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कहीं पर नहीं बात की गई कि इसमें दिखना जल्दी शुरू हो जाता है। इसमें यही बताया गया था फोटोग्राफ्स के बारे में। बट पेड़ों पर जब वो बीमार होते हैं पेड़, तो उन पर जो बीमारी के साइंस हैं वो कब दिखने शुरू हो जाते हैं वो हमें नहीं पता, वो कब तक दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। 20th, it may be better to wait and see if the mature elves that have survived continue to flourish। कहते ये चीज़ बेटर है, बट ज़्यादा अच्छी है कि हम वेट करें और देखें। क्या देखेंगे हम वेट करके? कि जो ट्रीज बच गए हैं ना, जो मेच्योर एल्व्स हैं एंड जो बच गए हैं, क्या वो फ्लरिश करना, मतलब वो फलना फूलना कंटिन्यू रखते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं? ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। देयर मस्ट बी एक्सप्लेनेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ सम मेच्योर एल्व्स। कुछ पेड़ बच गए, उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है हमें, ऐसा कुछ नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। We need to be aware that insects carrying Dutch elm disease are not very far away। इसमें कुछ बताया गया कि जो जानवर, जो कीड़े मकोड़े इस बीमारी को लेकर आए हैं, या उन जिनमें ये बीमारी पाई जाती है, जिनकी वजह से ये बीमारी फैलती है, कि वो ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, बहुत हमारे आसपास ही है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 23, you understand the effect of Dutch elm disease has had when you see evidence of how prominent the tree once was। कि आपको उसका इफेक्ट तभी समझ आएगा जब आप उस सबूत देखोगे कि ये एक समय पर ये पेड़ कितने प्रोमिनेंट थे, कितने मतलब प्रचलन में थे बेसिकली। तो ये हो सकता है आंसर। यस, यही है हमारा आंसर इसमें, इसके लिए लेट मी राइट हियर, ये हमारा आएगा ए। अब ये क्यों आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ। The impact of the disease is difficult to picture if you hadn't seen what was there before। You look at old photographs। Old photographs हमारा एविडेंस हो जाएगा एक तरह से 1960s का या 70s का, एंड तभी आपको रियलाइज होगा कि यार इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था। क्यों? बिकॉज एक बार वो बड़े बड़े पेड़ थे और सडनली वो गायब हो गए। तो मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पर भी मार्क कर देता हूँ, ताकि बाद में अगर आपने देखना तो आपको इजी है देखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अगला हमारे पास है ब्लैंक। अब इसका भी पढ़ के देख लेते हैं कि अगर हमें कुछ मिलता है तो पढ़ेंगे, अगर अदरवाइज इसको बाद में भी कर सकते हैं। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। अब इसमें हमें गिवन है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को और कैसे लिख सकते हैं? मे बी वहाँ पे गिवन हो 200 ईयर्स, 500 ईयर्स, 300 ईयर्स, कुछ ऐसे करके हमें वर्ड्स गिवन हो सकते हैं। और हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कैसे लिख सकते हैं? यस, यस, सेंचुरीज, 2 सेंचुरीज, 4 सेंचुरीज, समथिंग लाइक दैट। अब डेकेड्स में कितने साल होते हैं? एक डेकेड में कितने साल होते हैं? यस, 10, 10। सो 10 साल मिलकर एक डेकेड बनता है। और एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100। गुड। एंड एक मिलेनियम में 1000। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो पैराफ्रेजिंग करेंगे तो 100 ऑफ ईयर्स को मे बी वो लिख सकते हैं कि 200 साल, 300 साल पैराग्राफ में, या इसको सेंचुरीज के अकॉर्डिंग पैराफ्रेज कर सकते हैं। द ओनली ट्री दैट वाज मोर पॉपुलर इन ब्रिटेन देन एल्म। हमें बताना कि जो पेड़ एल्म से ज़्यादा पॉपुलर था काफ़ी सालों तक, लाइक 200, 300, 4, जितने भी साल होंगे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक, जो पेड़ एल्म से, सिर्फ वो वही पेड़ था जो एल्म से पॉपुलर था, ज़्यादा पॉपुलर था।
मतलब अगर ये एल्म दूसरे नंबर पर है तो वो कौन से नंबर पर होगा, पहले नंबर पर। तो कुछ ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि ये पहले नंबर पर था, लाइक मोस्ट पॉपुलर समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा करके भी लिख सकते हैं। तो ऐसे तो इसमें कुछ बताया नहीं गया, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम आएंगे अब बी पैराग्राफ पर। The disease is caused by fungus that blocks the elm's vascular, water, nutrient and food transport system, causing branches to wilt and die. अब कह रहा है जो ये बीमारी है ये किस वजह से होती है, फंगस। जो फंगस होती है ना एक तरह का, वो फंगस से होती है बीमारी, क्योंकि वो ब्लॉक कर देते हैं उसके वेस्कुलर सिस्टम को। अब वेस्कुलर सिस्टम जैसे हम ह्यूमंस में यूज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। अब प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम क्या करते हैं फंक्शन, उसके वाटर, न्यूट्रिएंट एंड फूड ट्रांसपोर्ट का एक जरिया होते हैं। फिर उसकी वजह से ना उनके पानी जा पा रहा है, वो पानी का यूज कर पा रहे हैं, ना ही वो न्यूट्रिएंट्स ले पा रहे हैं धरती में से, कुछ वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने खाने पीने का सामान जो उनके जिंदा रहने के लिए, बड़ा होने के लिए चाहिए। इस वजह से जो उनकी ब्रांचेस हैं, जो उनकी टहनी है, वो टिल विल्ट एंड डाई, मुरझा जाती हैं वो, और वो मर जाती हैं। First epidemic, which occurred in the 1920s, gradually died down, but in the 70s, the second epidemic was triggered by the shipments of elm from Canada. Epidemic, अब ये तो वर्ड आपको थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, इससे मिलता जुलता वर्ड तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना होना चाहिए। नॉट ऑलमोस्ट, सभी ने सुना ही होना चाहिए। अब जब कोरोना आया था तो हम इसको क्या वर्ड यूज कर रहे थे, पैंडेमिक। अब बट ये पैंडेमिक नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, एपिडेमिक। तो दोनों में फर्क क्या है। पैंडेमिक हम तब यूज करते हैं वर्ड जब कोई बीमारी, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करे, तब हम यूज करते हैं वर्ड पैंडेमिक। बट एपिडेमिक हम तब यूज करते हैं जब वो ही, मतलब कोई भी बीमारी, कोई भी कंडीशन एक पर्टिकुलर एरिया को इफेक्ट करे, ना कि पूरी दुनिया को। अब ये बीमारी किसको इफेक्ट कर रही है, सिर्फ वो पेड़ जो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के बाहर की बात नहीं हो रही। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन है, पूरी दुनिया की बात तो कर नहीं रहे, इस वजह से हम यूज करेंगे वर्ड एपिडेमिक। बट अगर पूरी दुनिया की बात करनी हो तो हम यूज करते हैं पेंडेमिक। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा कुछ। ठीक है, जो पहली बार ये एपिडेमिक हुआ था ना, ये हुआ था 1920s में, बट ग्रेजुअली डाइड डाउन। ग्रेजुअली होता है कि इवेंचुअली, धीरे धीरे ये खत्म हो गया। पर 1970s में फिर एक बार दोबारा से आया, सेकंड टाइम फिर आया। क्यों आया, ट्रिगर होते, शुरुआत किसने की दोबारा दूसरी बार, शिपमेंट्स ऑफ एल्म फ्रॉम कनाडा। अब हम कनाडा से शिपमेंट्स में, जहाजों में, पानी वाले जहाजों में लेकर आए थे एल्म को कनाडा से, उस वजह से ये बीमारी दोबारा से आ गई। द वुड केम इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स डेस्टिन्ड फॉर वुड building, and its intact bark was perfect for the elm dark beetles that spread the deadly fungus. अब जो वुड आई थी वो किस में आई थी, लॉग्स की फॉर्म में। जब वो तने होते हैं बड़े बड़े, उनकी फॉर्म में वो लकड़ी लेकर आ रहे थे। किसके डेस्टिनी, मतलब वो क्या बनने के लिए, उनकी वो उसका डेस्टिनी क्या थी, भाग्य क्या था, उससे बनाना क्या था, बोट बिल्डिंग। उससे हमने बोट्स बनानी थी। अब वो उसकी जो छाल थी बाहर वाली, जो उस पे पेड़ों के ऊपर लगी होती है, जो हम हाथ से पकड़ खींच सकते हैं, वो क्या थी, इंटेक्ट, मतलब वो सही सलामत थी, वो छीले हुए नहीं थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी। एंड वो परफेक्ट चीज बन गई एल्म बाग बीटल्स के लिए, जो डेडली फंगस को फैलाते हैं। बीटल्स एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। This time, the beetles carried a much more virulent strain that destroyed the vast majority of British Isles. कहते हैं इस बार, क्योंकि ये दूसरी बार है ना, पहली बार 1920s में आया और दूसरी बार 70s में आया, 1970। और कहते हैं इस बार जब वो 70s में आया तो जो ये बीटल्स थे ना, ये एक और खतरनाक स्ट्रेन लेकर आए, मतलब उसका जो अपग्रेड लेकर आए, एक तरह का जैसे वेरिएंट था, छोटा वेरिएंट था, अब उसका अपग्रेड लेकर आए हैं, एक ऊपर वाला मॉडल लेकर आए। बेसिक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो उससे एक ऊपर वाला मॉडल लेकर आए थे, जिस वजह से वास्ट मेजोरिटी ऑफ ब्रिटिश एल्म्स क्या हो गए थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्लियर। अब मुझे बताइए इसमें से कोई आंसर है या नहीं, अगर है तो वो कौन सा है। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम खत्म। अब इसका कोई आंसर है, अब हम साथ में पढ़ते हैं। अगर आप पेपर में पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, ऐसे। 14, reference to the research problems that arise from there being a few surviving life। अब इसमें कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स की बात की गई है, प्रॉब्लम्स के बारे में जो रिसर्च में आ रही हो, हमें हमारे छानबीन में आ रही हो। नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता। 15, डिटेल्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अबाउट द वैल्यू ऑफ री इंट्रोड्यूसिंग एल्म्स टू ब्रिटेन। अब इसमें कुछ री इंट्रोडक्शन की बात भी नहीं की हुई है, ना इसमें हमें कुछ ओपिनियंस दी हुई हैं दो तरीके की, तो हमारा ये वाला भी नहीं हो सकता। 16, रेफरेंस टू हाउ डच एल्म डिजीज वाज ब्रॉट इनटू ब्रिटेन। इसमें हमें बताया गया कि डच एल्म जो डिजीज है, ब्रॉट होता है ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट लेकर आना। कि हम कैसे लेकर आए, हाउ मतलब होता है कैसे लेकर आए, इसमें बताया गया कुछ ऐसा। यस, इसमें बताया गया, और हमारा आंसर इसका होगा बी। अब कहाँ पर बताया गया, ये रहा, बिल्कुल। अगर आपने ये कहा है तो बिल्कुल सही हो। चलो इतने मार्क, शिपमेंट्स ऑफ एल्म, तो यहाँ मैं पूरे मार्क कर देता हूँ। सेकेंड एपिडेमिक वाज ट्रिगर फ्रॉम द शिपमेंट्स ऑफ एल्म्स फ्रॉम कैनेडा। कनाडा से जो हम लेकर आए हैं अगली शिपमेंट, उस वजह से ये दोबारा एंटर किए। फर्स्ट टाइम कैसे एंटर किए अभी तो उसके बारे में कहीं बात नहीं की है इन्होंने, बट हमें सेकंड टाइम का तो पता ही है कब लेकर आए थे, कैसे लेकर आए थे। ठीक है, अब इसमें कोई और आंसर हो सकता है हमारा। अब इसमें कोई पर्सन का नाम गिवन है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल कोई पर्सन का नाम हमारे पास गिवन नहीं है। या हमारे पास कुछ सेंचुरीज और हंड्रेड ऑफ ईयर्स कुछ ऐसा गिवन है, 200-300 साल कुछ ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मेंशन है, उसका भी मेंशन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सी पैराग्राफ। Today, elms exist in the southern English countryside, but mostly only in low hedgerows between fields। कहते हैं, अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। अब कहते हैं जो एल्म्स है ना, वो अभी भी स्टिल मतलब होता है अभी भी एग्जिस्ट होता है, वो है मौजूद है कहाँ पर, सदर्न इंग्लिश कंट्री साइड। ठीक है, ये अभी भी वहाँ पर मौजूद है, जो एल्म्स है वहाँ के। ठीक है, बट ज्यादातर कहाँ पर है, जो है लो हेज गैरोज बिटवीन फील्ड्स। सो हेज गैरोज, आप अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप समझ ले एक तरह से वो इनके बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक जहाँ पर जमीन नीचे वाली साइड वाले पहाड़ों के ऊपर नहीं है, नीचे नीचे वाली साइड है। वी हैव मिलियंस ऑफ स्मॉल एल्म्स इन हेज गैरोज, but they get targeted by the beetle as soon as they reach a certain size, says Karen Russell, co-author of the report where we are with Elm। अब पर्सन का नेम है तो हम इसको कौन सा कलर कर रहे थे, ब्लू, ओ सॉरी ग्रीन। अब पर्सन है तो हम इसको मार्क कर लेंगे। अब ये क्या कह रही है कैरन, कैरन क्या कह रही है, ये कह रही है कि हमारे पास मिलियंस ऑफ स्मॉल एल्म्स हैं इस जगह पर, बट वो ना टारगेट हो जाते हैं किसके, बीटल्स के, वो टारगेट बन जाते हैं, उनके पास मिलियंस तो हैं बट वो बीटल्स का टारगेट बन जाते हैं एज सुन एज, मतलब कितनी जल्दी, दे रीच सर्टेन साइज, मतलब जब वो कोई एक पर्टिकुलर साइज के हो जाते हैं ना, लाइक दो से लाइक 2 इंच 4 इंच ऐसा कुछ करके, जितने भी वो सेंटीमीटर्स या इंचेस मिलीमीटर्स जितना भी साइज में वो नाप रहे होंगे, तो वो जितने भी वो सेंटीमीटर्स के होते हैं तो वो सर्टेन साइज के होते हैं, तो वो उनको अटैक कर देते हैं, शिकार बना लेते हैं। Once the trunk of elm reaches 10 to 15 centimeters or so in diameter, it becomes a perfect size for beetles to lay eggs and for fungus to take hold। मतलब जब वो ट्रंक होते है, इसका तना होता है, जब वो 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है डायमीटर में, मतलब उसकी पूरी गोलाई में, तो ये परफेक्ट साइज होता है बीटल्स के लिए अंडे देने के लिए, और जो फंगस जो ये बीमारी है इसको टेक होल्ड होता है उस पर कब्जा करने के लिए। Yet mature specimens have been identified in countries such as Cambridgeshire that are hundreds of years old and have mysteriously escaped the epidemic। कहते फिर भी, yet मतलब फिर भी, इसमें yet का मतलब फिर भी,
हमें मैच्योर स्पेसिमेन मिले हैं, मैच्योर मतलब बड़े हो गए, ठीक है। जो हमें काउंटीज में मिले, सॉरी कौन सी काउंटीज में मिले हैं, कैम्ब्रिज शायर। सो काउंटीज उनके एक तरह का आप समझ लीजिए जगह का नाम है उनमें, दैट आर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, जो बहुत कुछ 100 साल पुराने हैं, एंड जो बहुत ही मिस्टीरियसली मतलब ये बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है कि वो इस एपिडेमिक से बच गए हैं। एस्केप का मतलब बच जाना। ओके, इसमें दो पैराग्राफ्स हैं, बट अभी हमने ये पढ़ लिया। अब मुझे बताइए क्या इसमें कोई आंसर गिवन है 14 से लेकर 18 तक, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब 14 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। रेफरेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट अराइज, इसमें कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है? नहीं, इसमें प्रॉब्लम तो है कि मतलब बीटल्स उन पर अटैक कर देते हैं, बट इसमें ये नहीं बता रहे कि सिर्फ फ्यू सर्वाइविंग एल्म्स की वजह से ही इस रिसर्च में इस तरह की प्रॉब्लम कोई आ रही है। तो ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता। 15, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस अबाउट द वैल्यू ऑफ री इंट्रोडक्शन। इसमें ऐसे कुछ ओपिनियन में अलग अलग ओपिनियंस नहीं बताएगी, एक दो लोगों की या दो ग्रुप्स की, कि कुछ बंदे ये कह रहे हैं कुछ बंदे वो कह रहे हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी बात हो नहीं रही, तो ये भी नहीं हो सकता। 16 हमारा हो गया हुआ है। 17, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन दैट आर अनेबल टू एस्केप, ये हो सकता है हमारा। अब बहुत सारे बच्चों ने ये शायद लगा भी दिया होगा, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा एस्केप द एपिडेमिक मतलब वो बीमारी को एस्केप कर गए, यहाँ पे भी एस्केप द डिजीज लिखा हुआ है और लोकेशन का नाम भी दिया हुआ है। चलो इसका आंसर लगा दो सी, बट ये आंसर सी नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्यों नहीं हो सकता अगर इन्होंने नहीं लगाया? जी, क्योंकि इसमें हमें कंडीशंस नहीं दी गई हैं, हमें किसके डिस्क्रिप्शन दी होंगी, उन कंडीशंस की। मतलब कुछ इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा बताया होगा कि इन्वायरमेंट में नमक है या जो भी है, हवा साफ है, या उसमें पहाड़ों के ऊपर है या नीचे है, जहाँ पर भी है उसमें कुछ इन्वायरमेंट की कंडीशंस बताई होंगी, जिसकी वजह से इन पेड़ों में ये बीमारी नहीं पनपी। इसमें हमें जगह बता दी कि इस जगह पर कुछ पेड़ हैं जो मिस्टीरियसली बच गए हैं, बट किन वजह से बच गए हैं वो मेंशन नहीं किया गया। तब जो अगर वो मेंशन नहीं किया गया तब तक आप इसका आंसर वो नहीं लगा सकते। अगर आपने लगा दिया तो लगाए रखना, जब हमारा इसका एक्चुअल आंसर आएगा हमें मिलेगा किसी पैराग्राफ में, तब आप थोड़ा सा और क्लियर क्लैरिफाई कर लोगे कि हाँ इस वजह से इसका आंसर ये आएगा और सी पैराग्राफ नहीं आएगा। 18, रेफरेंस टू द स्टेज एट विच यंग गर्ल्स बिकम वनरेबल टू डच एल्म डिजीज। ये बताया गया कि किस स्टेज में आकर स्टेज पर आकर जो यंग गर्ल्स हैं वो वनरेबल हो जाते हैं डिजीजेस के लिए, उनको शिकार करना आसान हो जाता है। यस, इसके बारे में बात की गई है, तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी। कहाँ पर बात की गई है? ये रही, बिल्कुल। इसको हम करेंगे येलो। दे गेट टारगेटेड एज सुन एज सर्टेन साइज, और फिर जब वो बताया कि वो 10-15 सेंटीमीटर में हो जाते हैं तो वो परफेक्ट साइज बन जाता है उनका होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क करने दीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पर कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लिखा है और हमारे पास, ओके पहले हम देखेंगे पर्सन। यहाँ पे पर्सन का नाम भी लिखा हुआ था, कैरन रसेल। अब मुझे बताइए इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है इसमें, आपके पास 10 सेकंड है और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। इसमें दिया गया 19 का, कुछ इन्फेक्टेड विद द चाइल्ड डिजीज डैमेज रैपिडली बिकम विजिबल, दिया हुआ इसमें। हाँ जी बताइए मुझे। नहीं, इसमें ये जरूर कहा गया कि इनको वो अफेक्ट कर देते हैं, बट उनके जो वो डैमेज है वो हमें कब दिखाई, विजुअल तो दिखाई देना,
वो हमें जल्दी दिखाई दे रहा है या लेट दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, वो बात की नहीं गई है। इसमें सिर्फ ये ज़रूर कहा गया है कि इन वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं डच एंड डिजीज़, जब वो ये जवान होते हैं, इतने सेंटीमीटर्स के होते हैं, तब उनके वो बीमारी पकड़ लेती है। बट जो उस बीमारी के निशान है, मतलब वो जब वो बीमार होते हैं तो वो विजिबिलिटी बीमारी की वो कब पता लगती है हमें, ये बात नहीं की गई, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा। अगर आपको लग रहा है ना, अगर आपने लगा भी लिए तो लगा ही रखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे और जब इसका आंसर एक्चुअल में आएगा तो अब आपको थोड़ा सा और क्लियर होता रहेगा। 20th, बेटर टू वेट एंड सी मेच्योर कंटिन्यू टू फ्लरिश, ऐसा तो कुछ बात की नहीं गई है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ सम मेच्योर एल्म्स, अब इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कहा, इन्होंने सिंपल कह दिया कि ये मिस्टीरियस है। अब अगर कोई चीज़ मिस्ट्री है आपके लिए तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज़ को, ऑब्वियसली नहीं कर सकोगे, बिकॉज दैट्स अ मिस्ट्री फॉर यू, आपके लिए तो वो मिस्ट्री एक तरह से। 22, अवेयर दैट इंसेक्ट्स कैरिंग डेथ एंड डिजीज आर नॉट वेरी फार अवे, इसमें बताया गया कि उनको पता है कि हमारे ये जो पेड़ जो बीमारी है, जो इंसेक्ट्स हैं, जो जो बीटल्स हैं, जो इंसेक्ट्स लेकर आ ये बीमारी लेकर फिर रहे हैं, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, ऐसा कुछ उन्हें हमें पता है। अगेन हमें ऐसा कुछ नहीं पता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आई होप इट इज क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अगला, अब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स है, अब इसको भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमें ये बताया कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में वो मौजूद हैं, जो वो इतने ओल्ड हैं, बट इसमें हमें पॉपुलैरिटी के बारे में कुछ नहीं बात की गई कि इससे ज़्यादा एल्म से ज़्यादा कौन सा पेड़ पॉपुलर था, तो ये तो अलग ही चीज़ है। तो डू नॉट मैच वर्ड्स कि यार ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तो पक्का ये कैम्ब्रिजशायर लिख दो, नहीं, यहाँ पर पेड़ का नाम आएगा, जगह का नाम नहीं लिखना। तो बहुत स्टूडेंट्स करेंगे यार कैम्ब्रिजशायर लिख देते हैं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से लिखा हुआ है, तो ये हमारा मैच हो गया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो ये यही नाम समझ आ रहा है, कैम्ब्रिजशायर और कैम्ब्रिजशायर लिख दो। नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं करनी, आपने वर्ड्स को मैच नहीं करना, आपने मीनिंग को मैच करना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे और अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। The key, Russell says, is to identify and study those trees that have survived and work out why they stood tall when millions of others succumbed. अब कहते हैं जो मेन चीज है ना, की मतलब होता है इंपॉर्टेंट चीज, वही रसल कह रही है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए, मतलब हमें वो स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए बेसिकली, उन दो ट्रीज मतलब उन पेड़ों की जो बच गए हैं, एंड हमें वर्कआउट करना चाहिए। पूरा वर्कआउट होता है, हमें पता लगाना चाहिए, इसमें वर्कआउट का वो एक्सरसाइज वाला वर्कआउट नहीं है, इसमें हमें कोई चीज़ अगर हम प्रॉब्लम को वर्कआउट करते हैं ना, फाइंड करने के लिए सोल्यूशन, हम उसको सॉल्व करने के एफर्ट्स लगा रहे हैं। कि ये स्टूड टॉल, इसमें स्टूड टॉल का मतलब है कि ये कैसे खड़े रहे जब मिलियंस, लाखों ही संख्या में जो वो पेड़ है ना, वो स्कम्प कर गए। स्कम्प करने वाला बोलता है किसी वजह बीमारी के आगे घुटने टेक देना, या किसी भी चीज के आगे घुटने टेकना। अगर आप कहोगे ना ही स्कम्प्ड, मतलब उसने घुटने टेक दिए, मे बी बीमारी के आगे या किसी पर्सन के आगे वो घुटने टेक देने को कहते हैं स्कम्प कर देना। Nevertheless, opportunities are limited as the number of these mature survivors is relatively small. कहते फिर भी जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है ना वो बहुत लिमिटेड है, कम है। क्यों कम है, एज का मतलब क्यों कम है, क्योंकि जो इनके नंबर है ना वो बहुत ही स्मॉल है, रिलेटिवली स्मॉल है। सर्वाइवर्स मतलब जो बचे हुए पेड़ है। वट आर द रीजन फॉर देयर सर्वाइवल्स, आस्क रसल। अब वो पूछ रहे हैं इनके सर्वाइवल का रीजन क्या हो सकता है। अवॉइडेंस, टॉलरेंस, रेजिस्टेंस, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। वेयर द बैलेंस लाइज बिटवीन द थ्री, आई डोंट सी हाउ इट कैन बी एंटायरली डाउन टू लक। कहते पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये, मुझे इतना तो पता है कि ये लक के बारे में तो नहीं होगा कि वो लकी थे वो बच गए, इसमें लक का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, इसमें कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए, वो हमें अभी पता नहीं है वो कौन सी वजह है और वो बैलेंस क्या है, इन तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है, ये तीनों में से कोई एक है या कुछ भी है, इसका हमें चाहे अभी पता नहीं। बट लक के बारे में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि लक नहीं हो सकता सिर्फ कि यार लक की वजह से बच गए, कुछ ना कुछ तो अंदर की बात होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास 10 सेकंड है, मुझे बताइए इसमें से कोई आंसर है इसमें, और आपका समय शुरू हो रहा है अब।
ओके, टाइम्स अप। 14, अब देखते हैं साथ के साथ पढ़कर कि इसमें कोई आंसर है भी है या नहीं। रेफरेंस टू द रिसर्च प्रॉब्लम्स दैट अराइज फ्रॉम देयर बीइंग ओनली अ फ्यू सर्वाइविंग लार्ज है। कोई रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी सब हमारे पास सिर्फ कुछ ही पेड़ बचे हैं, लार्ज पेड़ बचे हैं। है इसका आंसर कुछ? जी बिल्कुल, इसका आंसर यही है। कौन सा पैराग्राफ था ये? सी। अब देखिए सी रिपीट हो गया, 18th का भी आ गया और 14th का भी आ गया। इसका मतलब हमारे पास दो तो पहले फालतू थे ही थे, अब कम से कम तीन तो फालतू होंगे ही होंगे, जिसमें तीन में आंसर कोई भी नहीं होगा। अब मुझे बताइए कहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल सही ये लिखा हुआ, स्टडी मतलब रिसर्च करनी है। अब कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन है ना लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि जो नंबर ऑफ दीज मेच्योर सर्वाइवर्स, सो लार्ज सर्वाइविंग एम्स मेच्योर सर्वाइवर्स इज रिलेटिवली स्मॉल, ओनली अ फ्यू। तो ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर, ताकि बाद में हमें इजीली आइडेंटिफाई कर सके इसको। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज़। तो अब मुझे बताइए इसके अलावा 15, द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे पास नहीं है। कंडीशन दैट हैव इनेबल्ड, अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस के बारे में पता ही नहीं है, क्या क्यों बचे क्यों नहीं बचे। 18 हमारा हो गया है। अब इसमें रसल की बात की गई है। अब मुझे बताइए इसमें कोई आंसर है 19 से लेकर 23 तक, क्योंकि रसल ही ये सारा कुछ कह रहा है, पूछ रही है। कैरन रसल सारा कुछ कर रही है, पूछ रही है। एंड आपके पास वही 10 सेकंड के करीब का समय है, तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो इसमें लाइक जैसे 19, इफ ट्री गेट्स इन्फेक्टेड विद डच एल्म डिजीज डैमेज बिकम रैपिडली विजिबल, ऐसा तो कुछ नहीं कहा रसल वगैरह ने। ठीक है, अब हमने पढ़ना भी कौन सा है आपको ध्यान रखना चाहिए, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ठीक है, और एक ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमर्स में। 20th, it may be better to wait and see if the mature elms that have survived continue to flourish। अब इसमें तो ये तो बताया नहीं है कि यार वेट करना बेटर है, इसमें वेट करो और देखो कि जो बचे हुए पेड़ हैं वो कैसे आगे फलते हैं फूलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया है। 21, there must be an explanation of the survival for the survival of some mature elms। there must be मतलब कोई ना एक्सप्लेनेशन तो होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें यही कहा गया है। इसका आंसर आएगा बी, कैरन रसल। अब कहाँ पर कहा गया है? इसमें मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये चीज इसमें कहा गई है। So what are the reasons? Avoidance. We don't know where the balance lie and I don't see how it can be entirely down to luck। कि हम इसको हमें बैलेंस तो चाहे नहीं पता, बट ये लक की बात नहीं है, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर मैं कहूँगा यार ये ना किस्मत की बात नहीं है, अगर कोई पर्सन ने कुछ किया है और मैं कहूँ यार किस्मत की बात नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, समथिंग लाइक दैट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और इसमें कुछ ईयर्स की तो बात हुई नहीं है कुछ भी, तो ब्लैंक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, सॉरी। D. For centuries, elm ran a close second to oak as the tree hardwood tree of choice in Britain and was in many instances the most prominent tree in the landscape। अब इसमें बताया कि सेंचुरीज के लिए जो एल्म है ना, रैन अ क्लोज सेकंड मतलब वो दूसरे नंबर पर आया था, किसके? ओक ट्री के। किस वजह से? क्योंकि वो हार्डवुड का चॉइस थी, लाइक लोगों की पहली प्रेफरेंस ओक थी, फिर दूसरी प्रेफरेंस एल्म थी हार्डवुड को लेने के लिए, क्योंकि दोनों हार्डवुड के बने होते हैं। ठीक है, और बहुत जगह पर ये सबसे प्रोमिनेंट था, मतलब ये पहले नंबर पर आ रहा था। नॉट ओनली वॉज एल्म कॉमन इन यूरोपियन फॉरेस्ट, इट बिकेम अ की कॉम्पोनेंट ऑफ बर्च, एश एंड हेजल वुडलैंड्स। मतलब ये सिर्फ यूरोपियन फॉरेस्ट में नहीं था, तो ये यहाँ पर भी काम
की कंपोनेंट था, मेन कंपोनेंट बन गया था। द यूज ऑफ एल्म इज थॉट टू गो बैक टू द ब्रॉन्ज एज। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये इसका जो यूज था ना वो ब्रॉन्ज एज तक जाता था, ब्रॉन्ज एज तक जा रहा था। व्हेन इट वाज वाइडली यूज्ड फॉर टूल्स, जब ये टूल्स बनाने के काम आता था। एल्म वाज द आल्सो द प्रेफर्ड मटेरियल फॉर शील्ड्स एंड अर्ली स्वर्ड्स। तो ये एक प्रेफर्ड मटेरियल भी था शील्ड्स, ढाल बनाने के लिए, और जो स्टार्टिंग में तलवारें बनाते थे लकड़ी से, उसको बनाने के लिए। In the 18th century, it was planted more widely and its wood was used for items such as storage, crates and flooring. अब 18th सेंचुरी में ये बहुत अलग अलग जगह पर प्लांट किया जाता था, वाइडली लेवल तक काफ़ी जगहों पर प्लांट किया जाता था। एंड इसकी जो वुड थी, लकड़ी थी, यूज़ की जाती थी स्टोरिंग क्रेट्स बनाने के लिए और फ्लोरिंग को तैयार करने के लिए। It was also suitable for items that experienced high levels of impact and was used to build the keel of the 19th century sailing ship Cutty Sark as well as mining equipment. तो ये जो चीज़ों पर बहुत हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट पड़ता था, जहाँ पर काफ़ी लाइक जो वो चीज़ों के ऊपर काफ़ी टकराव रहता था, टकराती रहती थी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोर से, उनको बनाने में काम आता था। जैसे ये इसमें हम बनाते थे, इस बिल्ड होता बनाना क्या बताते थे, कील बनती थी 19th सेंचुरी सेलिंग शिप कटीसा। जो शिप थी ना, उसकी जो कील है, आगे वाला हिस्सा है, वो बनाते थे। एज वेल एज माइनिंग इक्विपमेंट, जो माइनिंग करने के खदानों में काम आता है, वो भी बनता था इससे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो मुझे बताइए 15 और 17, यही दो क्वेश्चन रह गए, इसका कोई आंसर है? तो आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो 15, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसा तो कुछ हमारे पास है ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो ये हो नहीं सकता। कंडीशंस दैट डच एल्म, इसमें डच एल्म डिजीज के बारे में बात ही नहीं की गई है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता। अब उसके अलावा कोई पर्सन का नाम गिवन है इसमें, कोई पर्सन का नाम भी गिवन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन है इसमें सॉल्व करने के लिए, है कोई कीवर्ड? मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, और आपके 10 सेकंड श्योर हो रहे हैं अब। ओके, समय समाप्त। इसका आंसर है इसमें, पहले ये बताओ मुझे, कुछ मिला आपको आंसर? जी बिल्कुल, इसका आंसर है इसमें। एंड मैं इसका आंसर पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर बताऊँ कैसे आ रहा है और हमने क्यों लगाया। इसका आंसर है ओक, और इसका वर्ड लिखा हुआ है ये। करना लिखने, मैं पहले लिख लूँ, मैं फिर बताता हूँ आपको ये क्यों आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और उसको सुनो उन्होंने कैसे लिख दिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स को, फॉर सेंचुरी। द ओनली ट्री दैट वाज मोर पॉपुलर इन ब्रिटेन दैट एल्म वाज। सो एल्म, ये यूरा, रैन अ क्लोज सेकंड। क्लोज सेकंड मतलब ये दूसरे नंबर पर था, बहुत करीब था बट था दूसरे नंबर पर। किसके सेकंड आ रहा था वो, किसके पीछे आ रहा था? ओक ट्री के ऊपर। सो अगर ओक ट्री पहले नंबर पर है, तो एल्म अगर दूसरे नंबर पर है, तो एल्म से ज्यादा पॉपुलर कौन सा ट्री हुआ? ओक। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, क्या पता इसके साथ ही हो, क्योंकि ब्लैंक्स एक के बाद एक ही आती हैं, हो सकता है इसमें ना भी हो, बट पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग इन द ब्रोंज एज, तो हमने ब्रोंज एज पढ़ा था कहीं पर, ये रहा। तो हम क्या मार्क करने का यही बेनिफिट होता है, अगर आपको कोई नेम ऐसा मिल जाए जो कैपिटल्स में लिखा हो, या कोई डेट या कोई ईयर, ऐसे कुछ चीज़ें को मार्क करने का बेनिफिट होता है कि जब बाकी क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। ज़रूरी नहीं आएगा ही आएगा, बट हो सकता है आपके कहीं काम आ जाए। Starting in the Bronze Age, many tools were made from elm and people also used it to make weapons. तो हमने पढ़ा था ये वेपन्स बना रहे हैं, शील्ड्स एंड स्वॉर्ड्स,
है ना, ये तो हमने पढ़ा ही था। इन द 18th सेंचुरी, ये भी पढ़ा था हमने, ये 18th सेंचुरी, इट वॉज ग्रोन टू प्रोवाइड वुड फॉर बॉक्सेस एंड समथिंग। सो हमने बताया ना कि 18th सेंचुरी में इसको हम ग्रो करते थे, मतलब प्लांट कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, ताकि ये वुड ले सके, हम इसकी वुड हासिल कर सके। किसके लिए? फॉर द, किसी के लिए, किसके लिए? वुड एंड समथिंग। तो दो चीजें गिवन होंगी, एक तो लकड़ी, सॉरी, एक तो बक्से, बॉक्सेस, एंड एक लकड़ी के बक्से बना रहे हैं और एक लकड़ी का कुछ और बना रहे हैं, और यही होगा हमारी लोकेशन। तो आपके पास 10 सेकंड के करीब का समय है, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। एंड इसका आंसर, अगर आपको अभी भी समय चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ। एंड इसका आंसर है हमारे पास फ्लोरिंग। होपफुली आपको मिल गया होगा, ये लिखा हुआ इसका आंसर। मैं इसको मार्क कर दूं एक बार, फिर बताता हूँ ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब मुझे बताइए, फ्लोरिंग अगर आपका आंसर आ गया तो कैसे लगा है। 18th सेंचुरी हमें पता, हमने देख लिया 18th सेंचुरी लिखा हुआ है। ग्रोन टू प्रोवाइड वुड, प्लांटेड, अब प्लांटेड का मतलब ग्रोन ही होगा यहाँ पर। एंड इसकी ये वुड लिखा हुआ है, फॉर इट्स वुड, है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे ये बॉक्सेस कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दो तो चलो चीजें हैं, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, बट बॉक्सेस का मतलब, यस, ये रहा स्टोरेज क्रेट्स। अब वो क्रेट होते हैं लकड़ी के बक्से, जिसको हम क्रेट कहते हैं, जिसमें अगर आप आम लेने जाओ तो वो क्रेट में होते हैं समथिंग, है ना। आपने देखा होगा वो लकड़ी के छोटे छोटे बक्से जिसमें सामान रखते हैं, तो वो स्टोरेज क्रेट्स होते हैं। अगर वो गत्ते का हो तो हम उसको कार्टून कह देते हैं, सिंपली। क्लियर? तो ये इस वजह से ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्लोरिंग। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एल्म वाज ऑफन यूज्ड फॉर माइनिंग इक्विपमेंट। माइनिंग इक्विपमेंट हमने पढ़ा हुआ, ये लिखा हुआ, हमने मार्क किया हुआ माइनिंग इक्विपमेंट को। एंड कटी साक्स, ओके, वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड फॉर एल्म। तो ये रहा हमारा कटी साक, ये रहा हमारा माइनिंग इक्विपमेंट। तो मतलब इसी सेंटेंस में हमारा आंसर होगा। एंड आपके पास अबाउट 10 सेकंड से मुझे बताने के लिए आंसर, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, समय समाप्त। एंड मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। लेट्स सी, अगर आपने यही लिखा है, इसका आंसर है कील। एंड ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26। तो अब यहाँ पर ग्रामर बहुत हेल्प करेगी। अगर कहीं पर भी अपॉस्ट्रोफी यूज किया हो, इसका हम कब यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी का, जब हमने का या की बारे में बात करनी है, ठीक है। जेंडर का तो प्लूरल हो सकता है ना, सिंगुलर, सॉरी, मेल फीमेल टाइप। अब कटी स्टार्क का कुछ था जो उससे ही बनाया जा रहा था। एक तो हम उससे बना रहे थे माइनिंग इक्विपमेंट, एंड कटी सार्क का कोई हिस्सा, क्योंकि ये तो शिप है, शिप के तो हिस्से ही होंगे कोई ना कोई, कटी सार्क का कोई हिस्सा भी उसी से बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये बनाया जा रहा था कील। किसका कील बनाया जा रहा था, और पता किसका किसका कील बनाया जा रहा था? 19 से शिप कटी सार्क एज वेल एज माइनिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बनाया जा रहा था और कटी सार्क का कील बनाया जा रहा था, फ्रंट पार्ट। क्योंकि शिप जब टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो सामने से अगर टकराएंगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो वहीं पर ही लगेगा ना। तो जब वो, अगर आपने कोई मूवीज देखी होगी पायरेट्स की, तो जब वो दूसरे जहाज़ों को मारते थे, टक्कर मारते थे, तो अपने आगे वाला हिस्से से ही टक्कर मारते थे, ताकि वो टूट जाए दूसरा जहाज। होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसके सभी आंसर इस क्वेश्चंस के। तो चलिए, ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, अगर आपको ये चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो मैं वही कहूँगा, तो इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है।
आप पहले इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए, बट जो मेन वर्ड्स है उनको अंडरलाइन, हाईलाइट, मार्क, सिंबल्स बनाते जाइए, ताकि जब आप लाइक पर्सन के जब नेम्स पर आएंगे या जब आप इस कीवर्ड्स पढ़ेंगे, तो जैसे ये ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स पढ़ेंगे, वेपन्स, वहाँ पे वेपन्स को जैसे स्वॉर्ड्स और शील्ड्स लिखा हुआ है, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, तब आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो ये फर्क, ये बेनिफिट हो जाएगा आपको पहले ही मार्क करने का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ई पैराग्राफ। Given how ingrained elm is in British culture, it is unsurprising the tree has many attributes. So, given how मतलब जैसे हमें पता ही है, ingrained का मतलब होता है, मुझे कलर चेंज करने दीजिए एक बार। इनग्रेन का मतलब होता है कि वो ना उनके बीच में, उनके रगों में बह रहा है बेसिकली, अंदर तक समाया हुआ है। किसके? ब्रिटिश कल्चर के। ठीक है, एल्म के जो एल्म ट्री है वो उसके कल्चर में, उनकी रगों में समाया होगा। लोगों को ऐसे फॉन्टली याद करते हैं जैसे उनका ही अपना कोई हिस्सा हो। ठीक है, इस वजह से बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, मतलब उसकी वकालत करने के लिए बहुत सारे पर्सन हमारे पास हैं। अमंगस्ट देम इज पीटर बॉर्न ऑफ द नेशनल एल्म कलेक्शन इन ब्राइटन। सो उसमें से एक पीटर बॉर्न भी है। अब अपोस्ट्रोफी, सॉरी इन्वर्टेड कॉम है, तो पीटर बॉर्न, हाँ ये हमारे पास नाम भी है पर्सन का, तो ध्यान रखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हो रहा है। आई सॉ डच एल्म डिजीज अनफोल्ड एज अ स्मॉल बॉय, ही सेज द एल्म सीम टू बी पार्ट ऑफ रूरल इंग्लैंड, बट आई रिमेंबर वॉचिंग ट्रीज जस्ट लूज देयर लीव्स एंड दैट रियली स्टेड विथ मी। टुडे द सिटी ऑफ ब्राइटन एल्म्स टोटल अबाउट 17,000। तो ये पीटर पर जो पर्सन है ये बता रहा है कि छोटे होते उसने इस बीमारी को अनफोल्ड, मतलब होता अपने सामने खुलते हुए देखा, मतलब वो बीमारी को फैलते हुए देखा। द एल्म सीम टू बी पार्ट ऑफ रूरल इंग्लैंड, जो वो पेड़ था वो रूरल इंग्लैंड, मतलब उनके गांव देहात का एक हिस्सा माना जाता था। बट वो उसको यह भी याद है कि उसने देखा कि पेड़ अपने, पहले उन्होंने अपने लीव्स खोए, एंड देन ये चीज उसके साथ उसकी मेमोरी में छपी रह गई कि यार कैसे पेड़ों के मतलब बीमारी आई, हरे भरे पेड़ सूख गए, मुरझा गए। तो ये चीज उसके दिमाग में छप गई, स्टेड विद मी, मतलब उसके साथ ये याद रह गई। टुडे जो ब्राइटन की सिटी है ना, ब्राइटन एक जगह का नाम है, वो टोटल उसमें कितने हमारे एल्म ट्रीज हैं? 17,000। लोकल फैक्टर्स अपीयर टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू देयर सर्वाइवल। अब जो वो लोकल फैक्टर्स हैं, ब्राइटन के शहर के जो फैक्टर्स हैं, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके सर्वाइवल में। अब कौन से फैक्टर्स हैं वो? Strong winds from the sea make it difficult for the determined elm bark beetle to attack this coastal city's elm population. जो वो पेड़ है ना उनके, जो वो सॉरी उस जगह पे जो हवा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है, जिस वजह से ये उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है बीटल्स के लिए इस शहर के जो समुंदर के किनारे बना हुआ है पेड़ों पर अटैक करना। However, the situation is precarious. But फिर भी सिचुएशन थोड़ी सी है तो खतरनाक ही। The beetles can just march in if we are not careful, as the threat is right on our doorstep, says Bob. कहते हालांकि सिचुएशन खतरनाक है फिर भी, क्योंकि जो बीटल्स है ना वो जस्ट मार्च इन, मतलब वो सीधा अंदर आ जाएंगे बिना किसी चेतावनी के। ठीक है, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे, क्योंकि जो खतरा है हमारे डोर स्टेप पर है। और डोर स्टेप का मतलब दरवाज़ा। आपकी जो खतरा है ना वो आपके दरवाजे पर ही है, ये नहीं कि वो बहुत दूर है, वो आपका खतरा आपके दरवाजे पर ही है। थोड़ी सी निगाह अगर आपकी नज़र हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी, वो वाला हिसाब लिखा हुआ है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा ये सारा कुछ। अब मुझे बताइए 15th या 17th इसमें से कोई आंसर है? आपके पास रफली 10 सेकंड है मुझे बताने के लिए, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, समय समाप्त। तो 15th देखते हैं हम। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें ओपिनियन एक पर्सन की तो है, बट किसी और पर्सन की, किसी और ग्रुप की ओपिनियन दी हुई है कि नहीं यार वो तो ऐसा नहीं मान रहे। और पहली बात, री इंट्रोडक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों चीजें नहीं हमारे पास, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। तो 17th ये हो सकता है हमारा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशंस that enabled the location in Britain to escape the Dutch elm disease.
जी बिल्कुल, ये हमारा आंसर है। तो मुझे यहाँ पे मार्क कर लेने दीजिए। ये हमारा आंसर है ई। अब मैं बताऊंगा ये हमारा आंसर क्यों है, कहाँ पर लिखा है। तो मुझे बता सकता है कोई कहाँ पर लिखा हुआ है इस चीज का? यस, पहले आपको पता होना चाहिए, ब्राइटन ऑब्वियसली रूरल इंग्लैंड की बात कर रहे हैं तो उसमें इंग्लैंड में ही होगा, वो ब्रिटेन इंग्लैंड में ही है। ब्रिटेन इज नॉट अ इंडिविजुअल कंट्री, वो कुछ कंट्रीज ग्रुप को मिलकर बनता है। आई विल नॉट गो इनटू डेप्थ, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज ऑफ ऑफ ट्रैक हो सकते हैं हम। तो मतलब इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन का ही पार्ट है। तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं? तो यहाँ पर अभी 17,000 पेड़ बचे हैं। और लोकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग विंड्स, जिस वजह से एल्म के लिए इस जगह के पेड़ों पर हमला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये पेड़ अभी तक बचे हुए हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम देखेंगे साथ के साथ नीचे, क्योंकि हमारे पास पीटर है। अब इसमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 19, 20 और 22, क्या इनमें से कोई आंसर है हमारे पास? अब आपके पास 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू हो रहा है। अब ध्यान रखना, जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो रहा है और यहाँ से शुरू है इन्वर्टेड कॉमा। तो ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो हम साथ के साथ पढ़ते हैं। जब आप खुद करोगे तो आप कैसे करोगे, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये मैं ऐसे पढ़ूंगा, जैसे अगर आपको यही पढ़ना चाहिए, इफ अ ट्री गेट्स इन्फेक्टेड डैमेज बिकम्स रैपिडली विजिबल। यहाँ पे कुछ विजिबल बताया कि जल्दी जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, जो वो उसमें जो परेशानी आई होती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बताएगी उन्होंने। 20, it may be better to wait and see them if the mature arms that have survived continue to flourish। इसमें उसके बताया तो गया कि mature arms जो survive किए गए हैं, बट इसमें ये कहीं नहीं बताया गया कि ये चीज़ अच्छी है, कि हमें बेटर है, कि हमें वेट करनी चाहिए कि देखो इनका क्या बनता है, कि ये सर्वाइव कर रहे हैं, फ्लरिश करते हैं कि नहीं कर रहे। ये नहीं बताया गया। 22, we need to be aware that insects carrying Dutch elm disease are not very far away। ऐसा कुछ, सॉरी, ऐसा कुछ बताया गया कि ये जो इंसेक्ट्स हैं बहुत दूर नहीं है, नॉट फार है। बिल्कुल, दिस इज आवर आंसर। एंड ये है हमारा सी, पीटर। कहाँ पर है वो ये आंसर? मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए। ये लिखा हुआ, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिए, मुझे मैं फिर आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द बीटल कैन जस्ट मार्च इन इफ वी आर नॉट केयरफुल एज द थ्रेट इज राइट ऑन अवर डोर स्टेप। सो बीटल्स तो यही है, इंसेक्ट्स जो डच एल्म डिजीज को कैरी करते हैं, वो हमने पढ़ लिया है, वो बीटल्स ही हैं जो लेकर आए थे। तो वो इंसेक्ट्स कौन से हैं? बीटल्स हैं। ठीक है, नॉट वेरी फार अवे, राइट ऑन अवर डोर स्टेप, मतलब आपके दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, मतलब ऑब्वियसली वो दूर नहीं है, आपके सिर पर ही खड़े हैं वो। होपफुली इट इज क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। तो अब अगला पैरा पढ़ते हैं, एफ। Any prospect of the elm returning relies heavily on trees being either resistant to or tolerant of the disease। सॉरी अबाउट दैट। तो इसमें कह रहा है कि कोई भी अगर जो प्रोस्पेक्ट है ना, जो कोई भी हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट है, कि किसका प्रोस्पेक्ट है, कि जो एल्म्स हैं वो रिटर्न कर जाए ब्रिटेन में, किस पर डिपेंड करता है? रिलाई होता है डिपेंड करना, किस पर डिपेंड करता है? हैविली होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट पे किस पे डिपेंड कर रहा है? जो ट्रीज हम है ना, जो ट्रीज हैं, या तो वो रेजिस्टेंट हो, मतलब वो उनमें उनको लड़ने की शक्ति हो, या उनको बर्दाश्त करने की शक्ति हो। किसको? डिजीज। जो डिजीज है वो तो वो ऑब्वियसली आ ही जाएगा बीटल्स के थ्रू।
अब वो पेड़ है, अगर उनको वापस लेकर आना है तो उनमें दो में से एक चीज तो, ये दोनों हो तो, दोनों तो चाहे मुश्किल ही है, दोनों में से एक तो होनी ही चाहिए। या तो वो उनको बर्दाश्त करें, अब वो बीमारी तो हो ही जाएगी, बट वो उनको, जैसे हमें सपोज एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको बुखार है तो आपको बट कोई काम करना है, तो आप बुखार में भी काम करोगे ना, तो आप टॉलरेंट बन रहे हो कि यार कोई नहीं, अब है तो है बट करना तो करना ही है, वो होगा टॉलरेंस। रेजिस्टेंट मतलब वो चीज़ आपको टच ही नहीं कर पा रही। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कुछ लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं बीमार पड़ते, उनको मौसम चेंज में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो वो उनकी बॉडी क्या होती है, मौसम चेंज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट, वो उसको फाइट करती है कि नहीं मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। ठीक है, तो पेड़ों को दोनों से एक तो करने पड़ेगा, या तो वो फाइट करे बीमारी को, या वो उसको टॉलरेट करे। This means a widespread reintroduction would involve existing or new hybrid strains derived from resistant, generally non-native elm species। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ हाइब्रिड बनाना पड़ेगा, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज को कंबाइन करना पड़ेगा, जो या तो रेजिस्टेंट होंगी, ठीक है, या वो ज़्यादा कौन सी होंगी, नॉन नेटिव। नॉन नेटिव मतलब जो उस जगह की ओरिजिनली नहीं है, कहीं और से उठाकर हम ला रहे हैं। A new generation of seedlings has been bred and tested to see if they can withstand the fungus by cutting a small slit on the bark and injecting a tiny amount of the pathogen. So हमने एक न्यू जनरेशन ऑफ सीडलिंग्स मतलब बीज तैयार किए हैं, उसको हमने टेस्ट किया कि क्या वो फंगस के अगेंस्ट विचस्टैंड होता है, उसका सामना कर सकती है। कैसे टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको कट कर रहे हैं, उसकी बात को, तो उसकी जो उसकी छाल है उसको थोड़ा सा हम कट लगा रहे हैं, और उसमें ये बैक्टीरिया पैथोजन हम इंजेक्शन के थ्रू अंदर डाल रहे हैं। सो द इफेक्ट्स आर वेरी क्विक सेज रसल। सो ये हमारा पर्सन आ गया, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि बाद में याद रहे। The effects are very quick, says Russell. You return in 4 to 6 weeks, and the trees that are resistant show no symptoms, whereas those are susceptible show leaf loss and may even have died completely. मतलब अगर आप वापस जब आओगे 4 से 6 हफ्तों में, एंड जो पेड़ है जो रेजिस्टेंट है, जिनको उनका फर्क नहीं पड़ता इस फंगस का, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उनका इम्यून सिस्टम, वो तो कोई सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं, बट जो ससेप्टेबल हैं, जो थोड़े से कमजोर लाइक इम्यूनिटी के पेड़ हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं या वो पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं। तो ये चीजें वो कर रहे हैं। क्लियर। अब मुझे बताइए, इसमें तो हमारा एक ही रह गया 15, तो मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा, क्या इसका आंसर है इसमें या नहीं, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त। है इसका आंसर 15 में? 15 का आंसर इसमें है एफ में? नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात ही नहीं की गई, इसमें तो एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, रसल, वो क्या कह रही है वो क्या नहीं कह रही। ठीक है, इसमें कुछ दूसरी ओपिनियन है कि भाई नहीं करना चाहिए या वो कुछ भी ऐसा कुछ हमारा नहीं में गिवन है। अब इसमें बता मुझे, इसमें भी यही लिखा हुआ है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, तो हो सकता है कि रसल का रिपीट हो रहा हो कुछ, तो मुझे बताओ कोई रिपीट हो रहा है इसमें? रसल रसल हमने लिख दी वैसे, हाँ एक तो बी आ ही गया, सी भी एक बार ए भी आ गया। अब मुझे बताओ इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त। अब देखते हैं 19। इफ द ट्री गेट्स इन्फेक्टेड द डैमेज रैपिडली बिकम्स विजिबल। कुछ ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर पेड़ को कुछ ये इन्फेक्शन हो जाए इस बीमारी से, डस्ट एंड डिजीज से, तो जो डैमेज है बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है कुछ ऐसी बात? जी बिल्कुल। तो इसका आंसर हमारा आएगा बी। कहां पर लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है। इसको इसी कलर में मार्क करूंगा मैं, ग्रीन कलर में। सो द इफेक्ट्स आर वेरी क्विक, सेज रसल। जब आप वापस आते हो 4 6 हफ्तों के में, तो जो पेड़ों को बीमारी नहीं होती वो तो कोई साइन शो नहीं कर रही, बट जो पेड़ बीमार हैं उनके या तो सारे पत्ते झड़ जाएंगे, या वो खुद कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस वजह से हमारा ये आ गया 19। क्लियर।
तो अब लास्ट पैराग्राफ जी। ओके, तो सो ऑब्वियसली अब इसका तो एक ही रहेगा, तो जी ही होना चाहिए इसका आंसर, बट जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। अब मुझे हमें तो क्लियर है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो अगर पेपर में अगर आप भी 100% श्योर हो कि हाँ ये तो इसका तो यही रहेगा, तो यही हो सकता है और तो ऊपर हो नहीं सकते, तो आप इसको जी लगाओ और अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। बट अभी तो हम पढ़ेंगे तो क्या है क्या नहीं। जी पैराग्राफ, ऑल ऑफ दिस रेजिस क्वेश्चंस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस एक्नॉलेजेस रिजल्ट। कहते हैं इससे जो भी हमें निकल के आ रहा है ना, तो हमें जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, किसके क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि लोग इसको सोशली एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ये मान रही है रिसर्च। इफ वी आर पुटिंग एल्म बैक इनटू द लैंडस्केप अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ इट इज नॉन नेट, आर वी बॉदर्ड अबाउट दैट। अब वो कह रही है कि जब हम वापस लेकर आएंगे ना एल्म को लैंडस्केप में, मतलब ब्रिटेन में उस धरती पर जब वापस लेकर आएंगे, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है ना, वो नेटिव नहीं होगा। ऑब्वियसली उसको हाइब्रिड करेंगे, दूसरी ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, तो वो उस जगह का नेटिव नहीं होगा। बट कहते हैं क्या हम इस वजह से बॉदर्ड हैं, क्या हम इसको बात को लेकर परेशान है कि यार ये तो पूरा नेटिव नहीं है, ये कुछ चीज़ तो लाइक फॉरेन है, इसमें बाहर की है, ये हमारा खुद का नहीं है कुछ, ये हमें बात परेशान करने देने वाली है। फॉर हर द इन्वायरमेंटल केस फॉर री इंट्रोड्यूसिंग एल्म इज स्ट्रॉन्ग। उसके लिए, फॉर हर मतलब इस लड़की के लिए, रसल के लिए, जो ये केस है एनवायरमेंटल का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए ठीक है यार, इन्वायरमेंट को फायदा हो रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर ये पूरा 100% देसी नहीं भी है, कुछ इसमें फॉरेन पॉइंट है भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पॉजिटिव अगर पॉइंट दे पा रहा है। दे विल होस्ट, क्या करेंगे वो, दे विल होस्ट वाइल्ड लाइफ विच इज गुड थिंग। तो वो क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ को होस्ट करेंगे, उसमें से वाइल्ड लाइफ पनपेगी, नया जीवन आएगा वाइल्ड लाइफ में, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि नए जानवर आएंगे, बनाने को घर मिलेगा, जो भी है ये चीज़ अच्छी है। अदर्स आर मोर वेरी, बट कुछ लोगों को थोड़ी सी चिंता है इसके बारे में। ऑन द फेस ऑफ इट इट सीम्स लाइक अ गुड आइडिया सेज इलियट। कहते हैं उसके ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक तरह से आपको फ्रेज है, आप कह सकते हो कि अगर आप इसकी फेस वैल्यू की बात करो ना, कि सिर्फ अगर बात के बारे में बात करोगे कि हाँ यार अच्छी चीज, देखने में सुनने में चीज अच्छी लग रही है ना, इट्स अ गुड आइडिया, है ना, सुनने में चीज अच्छी लग रही है, ये कौन कह रहा है, इलियट कह रहा है। द प्रॉब्लम ही सुजेस्ट इज that you are replacing a native species with the horticultural analog, you are effectively cloning। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप ना नेटिव स्पीशीज को रिप्लेस कर रहे हो, उसको क्लोन कर रहे हो, बेसिकली आप उसकी क्लोनिंग बना रहे हो। हॉर्टिकल्चरल एनालॉग, अब स्टार डाला हुआ है तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्यों बना है। हॉर्टिकल्चरल एनालॉग अ कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज। जो जेनेटिकली सिमिलर है बट उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो गई, ऑब्वियसली क्लोनिंग कर रहे हैं उसकी। देर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिजीज। अब उसको क्या दिक्कत है, कहता है अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे, मतलब वो उसमें कुछ हिस्सा बाहर का होगा, तो इसमें ये भी डर है कि वो उस वजह से कुछ नई बीमारियां ना आ जाए, पुरानी तो हमारे पास ठीक नहीं हो रही, तो ये ना हो कि हम उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से नई बीमारियां निकल कर आ जाए। रादर देन प्लांट न्यू एल्म्स, द वुडलैंड ट्रस्ट एम्फसाइजेज providing space to those elms that have survived independently। कहते बजाय, रादर देन मतलब बजाय न्यू प्लांट्स लगाने सॉरी, बजाय न्यू प्लांट्स लगाने के, ये जो वुडलैंड ट्रस्ट है ये एम्फसाइज कर रहा है, ये जोर दे के कह रहा है कि जो सरवाइव हो गए हैं ना, उनको हमें स्पेस देनी चाहिए, उनको हमें थोड़ी सी जगह देनी चाहिए। समटाइम्स, अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स आ गया, मतलब इलियट कह रहा है ये बात, समटाइम्स दिस द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज जस्ट गिव नेचर टाइम टू रिकवर, ओवर टाइम यू माइट गेट रेजिस्टेंस। कहते कभी कभी बेस्ट थिंग क्या होती है, नेचर को टाइम दो रिकवर करने के लिए। ओवर टाइम मतलब समय के साथ साथ आप, हो सकता है कि वो पेड़ रेजिस्टेंस भी डेवलप कर ले अपने आप, उनमें से ऐसे अंदर चेंजेस हो जाएं, बायोलॉजिकली ऐसे इवॉल्व हो जाए समय के साथ, कि उनमें वो बैक्टीरिया को, वो फंगस को फाइट करने के लिए जो वो कुछ अंदर से रेजिस्टेंस पैदा कर सके, ये भी हो सकता है। होपफुली आपको पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब मुझे बताइए, इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑब्वियसली जी ही आएगा, तो क्यों आएगा, कहाँ पर है लोकेशन इसकी, और आपके पास 10 सेकेंड है, आपका समय शुरू हो रहा है अब।
ओके, समय समाप्त। बहुत ही सिंपल था, ये शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो यहाँ तक मार्क कर देता हूँ। तो ये हो रहा क्वेश्चन 15। तो कहाँ पे लिखे दो ओपिनियंस, जो ये भी तुम्हें पता चाहिए कहाँ पे लिखा हुआ है। ये कह रही है जो रसल है कि इंट्रोड्यूसिंग इज स्ट्रॉन्ग, ये चीज़ गुड है, बट अदर्स आर मोर वेरी। अगर यही पढ़ोगे तो आपको यही पता लग जाएगा। मोर वेरी मतलब वो ज़्यादा केयरफुल रहने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि यार ऑपोजिट हम उसके साथ नहीं। तो मतलब कहते हैं कि देखने में सुनने में तो अच्छा है बट प्रॉब्लम भी है। ये कह रही करना चाहिए, ये कह रही इसमें प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओके, एंड लास्ट हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है, 20th। तो बताइए इसमें से कौन सा आएगा। तो ये इसमें से एक तो रसल ने ये लिखा है, तो मुझे बताइए ये चीज़ आएगी। आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। और एक ये चीज़ लिखी हुई है एलियट की, ये चीज़ रसल की लिखी हुई है। 5 सेकंड दे रहा हूँ, बताइए इसमें से ये आएगा 20th, बी ऑप्शन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं, बिकॉज इट्स नॉट, कहीं नहीं लिखा कि बेटर है वेट एंड सी करना। इलियट ने यहाँ पर क्या कि ये चीज़ देखने में तो अच्छी है बट इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी वेट करने की नहीं कही गई बात। तो वो कहा बात कही गई है यहाँ पर। तो मैं बता ही देता हूँ क्योंकि यहाँ पेज थोड़ा सा अलग था। तो ये बात कही गई है। अब मुझे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मुझे बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं। हाँ जी। तो मैं ये देखिए यहाँ पे लिखा था इट्स बेटर टू वेट एंड सी इफ मैच्योर एल्म हैव सर्वाइव्ड कंटिन्यू टू फ्लरिश। सो वो कह रहा है कि ये कभी कभी ये बेटर रहता है कि टाइम दो, वेट एंड सी मतलब किसी को टाइम देना चाहिए नेचर को रिकवर करने के लिए। एंड क्या पता वो रेजिस्टेंस मिल जाए, तो अगर वो चीज़, अगर वो पेड़ रेजिस्टेंट बन जाए तो मे बी वो फ्लरिश कर ले। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो इस तरह से आप रीडिंग को सॉल्व कीजिए। अभी शुरू में हो सकता है आपको इस चीज़ को करने में थोड़ा सा समय लगे बट आपने घबराना नहीं है। ये आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेशन शो करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा निश्चय दिखाना पड़ेगा अपना कि हाँ मैंने करना है तो सही तरीके से करना है। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। रीडिंग में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ट्रिक्स बताई गई होगी कि ये वाला वर्ड मिले तो ये कर दो। वो चीज़ उस रीडिंग के लिए तो ठीक है क्योंकि उन्होंने रीडिंग ही वो पिक की है, बट अगर आप ओवरऑल बात करोगे तो ट्रिक्स काम नहीं करती। मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ वही आपके काम आएंगी। तो पेपर में आप पहली बार में अगर पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं, आप निराश नहीं होना चाहते अपने रिजल्ट से, आप थोड़ा सा सच्चाई से पेपर कर रहे हैं, सच्चाई के सामने क्योंकि पेपर कर रहे हैं, क्योंकि पेपर एग्जाम में आप जो मर्जी ट्रिक यूज कर लो, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस पर गैस वर्क लगाकर ठीक नहीं कर सकते। तो फिर आप निराश हो जाओगे, यार मेरे को रीडिंग नहीं हो रही, रीडिंग डिफिकल्ट लग रही है। तो जो टिप्स मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व कीजिए, उस तरह सॉल्व कीजिए तो आपको बहुत ईजी लगेगी। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट कर कर। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।